उनका ये कहना था कि कोई भी सबूत नहीं मिला, कोई भी इफेक्टेड पर्सन सामने नहीं आया। तो जो लोगों का पैसा डूबा है वो कौन लोग हैं? 2 पीपीसी के हैं और 5 हैं पीका के। 4 पीका के उस पे अप्लाई ही नहीं होते। हैं। 4 साल तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं। ऐसी वीडियोस तकरीबन हर कोई यूट्यूबर प्रमोट करता है। अभी हाल ही में रजब भट्ट के हवाले से भी कुछ वीडियो सामने है जो 2-2 साल पुरानी थी। तो इतनी लेट जो है वो क्यों एक्शन लिया जाता है? क्या हमारा जो कानून है वो इतना ही कमज़ोर है कि हमें 2-2 साल लग जाते हैं? मैं ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से सोई हुई थी, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सोई हुई थी। 1x बैट की तरह की ऐप्स जो हैं उनकी प्रमोशन आपके सरकारी टीवी पर होती रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ सीनियर कानूनदान मौजूद हैं, आबिद हुसैन खिची साहब। इनसे बात करेंगे डक्की के हवाले से, क्योंकि आजकल वो सुर्खियों में भी हैं और एनसीसीआईए ने उन्हें उठाया था, लेकिन अभी तक 2 बार उनका 3 बार अभी रिमांड हो चुका है। पहले 2 बार 2 दिन का हुआ, फिर 4 दिन का हुआ और अब जो है 5 दिन का रिमांड पे उनको एनसीसीआईए के हवाले कर दिया गया है। उनसे बात करेंगे कि क्या लगता है उन्हें एज अ सीनियर कानूनदान, कानून के हवाले भी उनसे पूछेंगे कि कब तक जो है डक्की की जो आमद है वो हो जाएगी। सर पहले तो बड़ा शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर मुझे बताइएगा, डक्की भाई उसके पकड़ने की वजह क्या लगती है आपको? सियासी लगती है? नहीं, मैं नहीं कह सकता सियासी है। मेरे सामने तो एक एफआईआर है और मैं उस एफआईआर को देखता हूँ और एफआईआर की पादाश में वो अरेस्ट हुए हैं। अच्छा, उनकी जो वकील है, मेरी बात हो रही थी उनसे, उन्होंने जाके अदालत में भी ये मतलब कि रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि कोई भी सबूत नहीं मिला, कोई भी इफेक्टेड पर्सन सामने नहीं आया। तो जो लोगों का पैसा डूबा है वो कौन लोग हैं? ये बड़ा दुरुस्त सवाल है। देखिए, उनके अगेंस्ट इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने कुछ ऐसी साइट्स को जो बैंड साइट्स हैं और जुआ को प्रमोट करती हैं उनको उनकी प्रोजेक्शन की है, उनकी प्रोजेक्शन में वो शामिल थे। तो ऐसे इल्ज़ामात की बुनियाद पर उनको पकड़ा गया है। तो ऐसे इल्ज़ामात में जब जहाँ पे जुआ शामिल हो, उसकी प्रोजेक्शन शामिल हो, बेसिकली ये वर्ड वहाँ पे प्रोजेक्शन के हवाले से शामिल नहीं है, क्योंकि लॉ उसको प्रमोट नहीं करता और कहीं पे भी कवर नहीं देता। जिस लॉ के तहत उस पर एफआईआर हुई है, उसके अगेंस्ट एफआईआर हुई है पीका और पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, वो दोनों इस बात को कवर नहीं करते। जो ऑफेंसेस लगे वो भी कवर नहीं करते। आपने एफआईआर पढ़ी? जी, मैंने पढ़ी। एफआईआर पढ़ने के बाद आपको क्या लगा कि कितनी देर तक बाहर आ सकता है एज अ लॉयर? क्या आपने एफआईआर देखे को पता चल गया कि यार ये चीजें तो है ही नहीं ना, खत्म है? देखिए, 6 या 7 ऑफेंसेस है, 2 पीपीसी के हैं और 5 हैं पीका के। 4। पीका के उस पे अप्लाई ही नहीं होते। अच्छा, उसकी क्या रीजन है? उसकी रीज़न ये है कि वो कहते हैं फोर्जरी है। फोर्जरी कौन सी की है उसने? उसने तो एक साइट को प्रमोट किया है, एक साइट मौजूद है। वो साइट किसकी है, वो कौन मालिक है, किसने उसको रजिस्टर किया, वो वेबसाइट किस तरह से रजिस्टर हुई, वो एक अलग सवाल आता है। इसके अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन का है ही नहीं, इसके अगेंस्ट तो सवाल है प्रमोशन का। जो 9 चीज़ें उसके अंदर उन्होंने निकाल के देखी, यूट्यूब का जो लिंक दिए हैं वो वीडियोज़ हैं, जो वीडियोज़ इसने प्रोजेक्शन पे की है। अगर आप वीडियोस की बात कर रहे हैं, 4 साल तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं। ऐसी वीडियोस तकरीबन हर कोई यूट्यूबर प्रमोट करता है। अभी हाल ही में रजब भट्ट के हवाले से भी कुछ वीडियो सामने है जो 2-2 साल पुरानी थी। तो इतनी लेट जो है वो क्यों एक्शन लिया जाता है? क्या हमारा जो कानून है वो इतना ही कमज़ोर है कि हमें 2-2 साल लग जाते हैं? जी, हम ख्वाब खरगोश में रहते हैं। जब हमें हमें कोई आइडेंटिफाई करता है चीज़ें, तो हमारे डिपार्टमेंट्स भी उठते हैं और तब ये खड़े होकर काम करना शुरू कर देते हैं। इस केस के अंदर भी मैं ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से सोई हुई थी, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सोई हुई थी। आप देखिए कि ये बहुत बड़ा केस था। ये सिर्फ रजब भट्ट का केस नहीं था, ये सिर्फ डकी का केस नहीं है, बल्कि ये केस है अवाम पाकिस्तान का। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर गैम्बलिंग बैंड है और लेकिन उसके बावजूद 1x बैट की तरह की ऐप्स जो हैं उनकी प्रमोशन आपके सरकारी टीवी पर होती रही है। आपने पीटीवी स्पोर्ट्स का नाम सुना होगा, पीटीवी स्पोर्ट्स पे हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान के तमाम इदारे इसमें शामिल है, जिसमें सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके पार्ट पे ये लैप्सेस हैं, उसके पार्ट पे ये कोताही मौजूद है कि उन्होंने इसको एट ए टाइम चेक नहीं किया। आपका पैमरा सोया हुआ था, पैमरा ने इसको चेक नहीं किया और उसके बाद आपका पीटीवी स्पोर्ट्स जो आपका बुनियादी तौर पर स्पोर्ट्स का पाकिस्तानी नेशनल चैनल है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें आई हैं। मुझे ये बताइएगा, अगर पीएसएल की बात करें वहाँ पर भी जो है इसकी तशहीर की गई 1x बेट की। और अब मुझे एक ये सवाल मेरा बड़ा सादा सा है कि जुआ कोई भी है, उसकी प्रमोशन अगर आप नेशनल टीवी पे बैठ के करें या यूट्यूब पे करें वो तो इलीगल है, वो तो गलत है। तो फिर उसकी तशहीर क्यों की गई?
देखिए, यही बात तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये लैप्सेज़ हैं हमारी गवर्नमेंट के पार्ट के पे, हमारे पैमरा पे और तमाम वो नशरियाती इदारों के पार्ट पे लैप्सेज़ हैं जिन्होंने इस बात को अलाउ किया। पीएसएल के अंदर चला तो वहाँ पे भी ये बैन होना चाहिए था। जुआ पाकिस्तान के अंदर किसी भी सूरत में अलाउड नहीं है। वो ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हमारे मुआशरे में ऐसे हज़ारों लोग हैं जो जुआ खेलते हैं, अगले दिन बाहर आ जाते हैं, तो ये क्या सीन है? वो देखिए ये क्यों नहीं बाहर आ रहा? देखिए, ये एक वो तो प्रॉब्लम पकड़े भी जाते हैं सबूत के यहाँ साथ। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो एफआईआर होती है गैम्बलिंग एक्ट के तहत। गैम्बलिंग एक्ट के तहत वो जितनी भी गैम्बलिंग की प्रोसीड्स होती हैं वहीं पे होती हैं। वहाँ पे आपके अकाउंट्स नहीं होते, उन अकाउंट्स में चेक नहीं होना होता। इस बुनियाद पर वो बंदे आज जाते हैं, कल वापस आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मामला डिफरेंट हुआ है। पैसों का मामला है। आई डोंट से कि वो क्या मामला है, लेकिन आप देखेंगे बातें बड़ी हैं कि वहाँ, क्योंकि उसकी मैंने ये भी सुना है कि उसकी कोई वीडियो ऐसी चली थी, उसने कहा जी मैंने वहाँ से पैसे कमा के ड्रीम हाउस को खरीद लिया है। असल मामला तो यहाँ से शुरू हुआ है, जो मुझे लगता है जिसकी बुनियाद पर ये सारे मामला खड़े मतलब कि जो सोशल मीडिया पे है कि मैंने 10 करोड़ का घर खरीद लिया है, उसके बाद जो है, जो हमारे अदारे हैं वो हरकत में आए हैं। हैं। देखिए 10 करोड़ के यहाँ पे तो 1 अरब सवा अरब के भी घर बिके और खरीदे गए हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि उसने ये पैसा कमाया कहाँ से, मेरा सवाल ये। सवाल आपसे है, आपको कितनी देर होगी वकालत करते? तो यार कोई 15 साल से 15 साल में कितनी गाड़ियाँ बनाई हैं आपने? मेरे पास तो एक ही गाड़ी है। कितने घर बनाए हैं? मेरे पास अपना घर लाहौर में नहीं है, कम से कम लाहौर में नहीं है, नहीं तो है। वो कैसे बना सकता है? देखिए, यहाँ रातों रात लोग अमीर हुए हैं। वो तो फिर गलत चीज़ों ये को प्रमोट करके हुआ है। हर बंदा जो है वो गलत प्रमोट करके नहीं हुआ, कुछ लोग मेहनत करके भी हुए हैं। आपके पास बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद है जिनको मौका मिला वो निकल गए। हाँ, जहाँ तक आप लॉटरी कुरा की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी बैंड है। और उसको स्कूपिंग या क्या उसको कहते हैं, स्पैमिंग के जरिए ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उन दो चीज़ों के अंदर एट दी मोस्ट इस केस के अंदर भी मैंने ये देखा है कि ये दो चीज़ों के अंदर इसको आप रख सकते हैं, लेकिन वो भी बुनियादी तौर पर अगर आप ऐप की बात करेंगे तो वो डकी की मलकियत नहीं है। ना डकी ने ये बनाई है और ना ही ये उसके अगेंस्ट इल्ज़ाम है। डक्की भाई ने अपनी 3 पेशियों पे 3 वकील बदले हैं, क्या वो अपने वकीलों से मुतमईन नहीं है? मैं देखिए, मैं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा डकी को, इसलिए एज़ अ लॉयर। मैं एज अ लॉयर नहीं कह सकता ये बात। देखिए, हो सकता है वकील को छोड़ गया हो, मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। ये तो वो वकील जानते हैं जिनको उसने छोड़ा, या वो खुद जानता है जिसने नए वकील इंगेज किए हैं। आपने एफआईआर पढ़ी जो उस पे चीज़ें डाली गई हैं, कितने साल की सज़ा हो सकती है उसके ऊपर? मैक्सिमम ऑफेंसेस जो हैं वो 2 या 3 साल वाले हैं। एक तो ऑफेंस सज़ा होगी उसे? सजा नहीं, मैं नहीं समझता सजा होगी, क्योंकि ये इल्ज़ाम उस पे जो लगाए गए हैं वो कानून कवर नहीं करता, पीका कवर नहीं करता इनको। देखिए, सबसे अहम चीज़ है किसी भी केस के अंदर किसी विक्टिम को होना। इस केस में आप क्या समझते हैं, कोई विक्टिम आएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आएगा? अगर वो क्यों नहीं बोलने आएगा? वाला सवाल सुन ये रहा हूँ। सुनने वाली यही बात है, बड़ी बिल्कुल। मज़े की बात है। विक्टिम इसलिए नहीं आएगा, कौन आके कहेगा मैं जुआ खेलता हूँ? ये भी ठीक है। जो आएगा वो जुआ खेलता है, बिल्कुल। जो सामने आएगा उसको भी वो जो है एनसीसीआई पकड़ वो लेंगे। भी साथ में मुलज़म बन जाता ठीक है। है। इसलिए या तो ये अपने तौर पर आइडेंटिफ़ाई करके उनको भी साथ मुलज़म बना दें, हुँ। और साथ मुलज़म बनेंगे तो क्या वो दूसरे मुलज़म के खिलाफ शहादत देंगे? बिल्कुल अपने नहीं खिलाफ देंगे, शहादत देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो सरकार किस तरह से इसको सज़ा दिलवा सकती है? अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा आपने नुक्ता उठाया है कि जब कोई बंदा सामने नहीं आएगा, तो ये तो फिर बरी हो जाएगा। मतलब ये उनके जो अल्टीमेट है, अल्टीमेट है। देखिए, आपने सज़ा किसी एविडेंस की बुनियाद पर देनी है। ये रिमांड भी हुआ तो ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस है ना। तो मैं एक मिसाल भी आपको दे देता हूँ। दे अब सपोज़ मैंने सोचा है कि मैं आपको गाली दूँगा, ये वाला केस जो है ना, हाँ जी, उस पे ये मिसाल फिट बैठती ठीक है। है। मैंने सोचा कि मैं आपको गाली दूँगा। अच्छा, मैंने आपको बता भी दिया कि मैं आपको गाली दूँगा, गाली नहीं दी। आप जाके पर्चा करवा देंगे मेरे ऊपर गाली का? हरगिज़ नहीं। अभी आपने तक मैंने दी। सोचा है। हाँ जी। अब लॉ में 2 चीज़ें हैं, एक मेंजरिया है, एक एक्टसरिया है। मेंजरिया ये कहता है कि आपने कुछ सोचना है अपने दिमाग में। एक्टसरिया कहता है आपने वो फ़ेल कंप्लीट करना है, सरज़द करना है। हुँ। अब मैंने मेंजरिया तो ले लिया, एक्टसरिया नहीं है तो जुर्म ही नहीं होता। मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको जान से मार दूँगा और मारता नहीं हूँ मैं आपको, तो नहीं, ये यहाँ पे डिस्टिंक्शन है। अच्छा। यहाँ पे डिस्टिंक्शन है। यहाँ पे आप क्रिमिनल इंटिमिडेट कर रहे हैं मुझे। यहाँ पे नहीं, नहीं, और मैं सवाल कर रहा हूँ। यहाँ पे क्रिमिनली इंटिमिडेट कर रहे हैं, आपकी मिसाल के ऊपर मैंने कहा है। फॉर इंस्टेंस, तो इसलिए उस पे जुर्म बनता है, वो कानून में गुंजाइश मौजूद है। ठीक है, मतलब कि जो डक्की भाई के फॉलोअर्स हैं, उनको उनके लिए अच्छी खबर ये है कि वो जल्द अज जल्द बाहर आ सकते हैं। देखिए, ये डकी की लक पे डिपेंड करता है और उनके फॉलोअर्स की दुआओं पे करता है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एनसीसीआई की तफ्तीश भी नहीं करता। एनसीसीआई एनसीसीआई की तफ्तीश जो है, अगर मेरिट्स बेस्ड है तो वो तो लॉ पे ये जितने ऑफेंसेस लगाए हैं ये लग ही नहीं सकते। पीका का कोई ऑफेंस नहीं लग सकता, उसने कौन सी फोर्जरी की है? ऑफेंसेस तो फोर्जरी के है ना। तो फिर उसे 9 दिन से क्यों जो है अपने पास रखा हुआ है? यार ये तो एनसीसीआई से पूछना चाहिए ना, उसने क्यों रखा हुआ है। आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, आप उससे पूछिए ना। पहली समात के ऊपर उनका मोबाइल भी ज़ब्त हो जाता है।
उनका लैपटॉप भी जब्त हो जाता है। डकी भाई कोर्ट रूम के अंदर खड़े होके बोलते हैं कि मेरा फ़ोन भी ले लिया है, मेरे बैंक के पासवर्ड भी ले लिए हैं। तो इसके अलावा क्या चीज़ रहती है? ज़ाहिर-सी बात है अगर मैं कुछ गलत चीज़ कर रहा हूँ, मेरे पास तो मेरा फ़ोन है ना, हर चीज़ उसके अंदर पड़ी है। नहीं देखिए, तफ्तीश जो होती है, जो रिमांड का बुनियादी पर्पस होता है, वो होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, शहादत को इकट्ठा करना होता है। रिमांड का पर्पस ये है। अब कलेक्शन ऑफ एविडेंस इस केस के अंदर क्या है, वो ये है कि कम से कम वो विक्टिम आए जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि एफआईआर का वर्बैटम यही कहता है, एफआईआर के मंदरजात यही कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, वो लुट चुके हैं। हाँ, ठीक, बिल्कुल यही बोला गया। वो कौन है? वो नहीं सामने आएँगे। अब जून की इंक्वायरी है इस केस में, आप बिल्कुल। देखेंगे इसमें पहले इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी के ऊपर जब वो पाकिस्तान से जाने की बात हो रही थी, तो उस वक्त उसको अरेस्ट किया गया। अब अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे एक और ये है कि जब उसको गिरफ्तार किया गया तो हमारे अगर बात करें टीवी चैनल्स की, उन्होंने ये खबर चलाई कि डक्की भाई को भागते हुए मुल्क से गिरफ्तार कर लिया गया। इवन कि वो मलेशिया में किसी इवेंट के ऊपर जा रहे थे। तो इस तरह की खबरें क्यों चलाई जाती हैं? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ एक प्रोपेगेंडा है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। हमारे यहाँ मीडिया जो है वो उस अंदाज में ज़िम्मेदार नहीं है जिस अंदाज में होना चाहिए। आपको हर चीज़ की जो है मिनवन बतानी चाहिए, सच की सूरत में बतानी चाहिए, और चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बयान नहीं करना चाहिए। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, वो भी यही कहती हैं कि ये जो आपका फ्रीडम है ना, ये रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन के तहत चलना चाहिए। आप पे कोई कदगन होनी चाहिए, कोई बैरियर होना चाहिए, कोई अखलाकी हो या कानून का हो। अब बात है वो जा रहा था या आ रहा था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ राइट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को एक्सरसाइज करते हुए अगर वो पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहा है, तो उसको कौन रोक सकता है? अगर वो आ रहा है तो उसको कौन रोक सकता है? सर आपने बताया कि जून से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो वो बाहर भी तकरीबन कितनी बार जा चुका, तो उस वक़्त भी उसे गिरफ्तार कर लेते। इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही थी, यही तो मसला है ना। आप देखिएगा, उस वक्त इंक्वायरी चल रही थी। जब भी एफआईए कोई एफआईआर देता है तो उसके दो तरीके, एक तो रेड केस होता है जिसमें डायरेक्ट कोई एलिगेशन, और दूसरा है इंक्वायरी। इस केस के अंदर वो कहते हैं कि हमें कंप्लेंट्स मौसूल हुई थी और हम इंक्वायर कर रहे थे, और जून का नंबर लगाया हुआ है एफआईआर में, इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है हाँ। उन्होंने। इसलिए इंक्वायरी इसकी जून से चल रही थी, और उस दिन उन्होंने इसको अरेस्ट कर लिया एयरपोर्ट के ऊपर। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, डक्की भाई के जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको एक अच्छा सा मैसेज दे दें, मतलब कि उनको पता लग जाए, उनका दिल खुश हो जाए कि यार हाँ, डक्की साहब के लिए अब जो है चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। देखिए, बड़ा सिंपल है, कानून के मुताबिक ये जुर्म डकी के अगेंस्ट बनते नहीं है। अच्छा। इसलिए अगर बनते नहीं है तो यकीनी तौर पर वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएगा। ये ले जी, हमारे साथ आबिद हुसैन खिची साहब मौजूद थे। उन्होंने बात की हमारे साथ। उनका कहना था कि कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं है जो डक्की ने किया हो, और कोई भी जो ऐसी दफ़ात हैं जो शामिल की गई हैं, वो नहीं लगने वाली उस पे। क्योंकि अगर कोई शख्स सामने आता है कि जी मेरा नुकसान हुआ है, ज़ाहिर-सी बात है वो जुआ खेल रहा है, तो ऐसा कोई शख्स सामने भी नहीं आएगा। तो डक्की के जो फैन फॉलोअर्स हैं उनके लिए यही है कि वो जल्द आने वाला है। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।